नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। लोकसभा में 4 बिल होंगे पेश। गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे 2 अहम विधेयक। कांग्रेस ने 12 अगस्त तक सांसदों को जारी किए व्हिप, हंगामे के आसार। चंपावत में मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। कलेक्ट्रेट परिसर में विकास प्रदर्शनी और स्टॉलों का किया गया निरीक्षण। योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने के निर्देश। उत्तराखंड में बीजेपी का बड़ा कुनबा। सैकड़ों पूर्व सैन्य अधिकारियों और नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। विकासनगर में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे का मामला। शादाब शम्स ने सरकार से सख्त कार्रवाई के दिए संकेत। जल्द मुक्त कराने की तैयारी। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवमय देवभूमि। हरिद्वार से पहाड़ों तक शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दक्षेश्वर महादेव से नीलकंठ और जागेश्वर तक जलाभिषेक। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी सावन उत्सव के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत पहुंची, जहां उनके द्वारा सावन उत्सव में प्रतिभाग किया गया। और इस दौरान गीता धामी ने कहा, मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए रात दिन लगे रहते हैं। उनके द्वारा कई योजनाएं व नियम बनाए गए हैं और वह धरातल पर उतरे हैं। गीता धामी ने कहा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा यूसीसी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, नकल विरोधी कानून, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मजबूत कानून बनाया है। वहीं उन्होंने कहा, अगर मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें काफी ज्यादा खुशी होगी, पर फैसला जो है वो पार्टी हाईकमान पर है। धामी जी का कार्यकाल पूरे 5 वर्षों का सेवा समर्पण कर रहा है और हर क्षेत्र में उन्होंने कार्य किए हैं। पूरे प्रदेश भर के लिए अच्छे निर्णय लिए हैं, अच्छी योजनाएं बनाई हैं और बहुत अच्छे नियम कानून उन्होंने बनाए हैं। नियम कानून बने ही नहीं हैं, उनके धरातल में उतारने का काम भी हुआ है और पूरे प्रदेश भर में उनका एक सपना है कि हमारा उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड बने और ऐसे राज्यों में आकर के खड़ा हो जहाँ पर प्रथम श्रेणी में आकर के खड़ा हो, उसके लिए वे कार्य कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि यहाँ से बहुत अच्छा समर्थन चंपावत के लोगों ने दिया था, आशीर्वाद दिया था। पूरे प्रदेश भर से भी बहुत अच्छा जो है समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला और उनकी मेहनत, उनके कार्य को पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश ने देखा है किस तरह के उन्होंने निर्णय लिए हैं, काम किए हैं। तो मैं समझती हूँ कि अच्छा आशीर्वाद पूरे उत्तराखंड के लोगों का मिलेगा। देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित ज्वाइनिंग कार्यक्रम में सैकड़ों पूर्व सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और विभिन्न दलों के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया। भट्ट ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि की विचारधारा के साथ भाजपा उत्तराखंड में 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने मोदी सरकार की सैन्य नीतियों, 1 रैंक 1 पेंशन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का जिक्र किया। साथ ही नए सदस्यों से आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की हैट्रिक के लिए जुटने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार चंपावत में संभावित विभागों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करने हेतु जनपद आगमन पर जिलाधिकारी मनीष कुमार, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों द्वारा पुष्पगुच्छ भेजकर मंत्री का भव्य स्वागत, अभिनंदन किया गया। इसके उपरांत मंत्री मदन कौशिक के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई जन कल्याणकारी एवं विकास प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, प्रदर्शित उत्पादों व उपकरणों की जानकारी ली। विभागीय अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। आज आपदा प्रबंधन विभाग की पूरी समीक्षा है और क्या तैयारियां हैं
क्योंकि आपदा प्रबंधन में सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमने आपदा से पहले की तैयारी क्या की है, आपदा के समय की तैयारी क्या है और आपदा के बाद की क्या है। तो पिछले वर्ष की सारी तैयारी की, जो पिछले वर्ष का हमारा शेष था क्या वो चला गया, क्या जो देना था इनको हमें वो अच्छा है, यहाँ का सारा कंप्लीट हो गया है। जो काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है और अभी आपदा प्रबंधन को लेकर जो हमें तैयारी करनी थी, हमारे सारे अधिकारी, हमारी SDRF, NDRF, ITBP, जितने हमारे फोर्सेस हैं वो सारे तैयार हैं, सारे विभाग तैयार हैं और आपदा की दृष्टि से एक संवेदनशील जिला है ये हमारा, तो उस दृष्टि से भी काम कर रहे हैं। पैसे की उपलब्धता की कोई दिक्कत नहीं है, आज जिलाधिकारी और अन्य सभी विभागों को कहा है, लेकिन आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हमें अच्छा काम इस रूप में हम करें। मानसून के दौरान डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए देहरादून नगर निगम ने तैयारियां तेज की। नगर निगम की ओर से वार्डों में लगातार फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव किया जा रहा है। जलभराव वाले स्थानों को चिन्हित कर मच्छरों के लार्वे को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सौरभ थपलियाल मेयर ने बताया, मानसून से पहले ही नगर निगम की ओर से वार्डों में फॉगिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। इसके अलावा एंटी लार्वा टैंकरों के माध्यम से लगातार एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। जहां भी जलभराव की स्थिति होती है वहां मच्छरों के पनपने की संभावना रहती है, वहां एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव कर रोकथाम की जा रही है। देखिए, मानसून से 3 महीना पहले ही हमने फॉगिंग वगैरह पूरे क्षेत्रों में 100 के 100 वार्डों में करनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा जो हमारे एंटी लार्वा टैंकर्स हैं वो लगातार जो है एंटी लार्वा केमिकल्स का छिड़काव कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी जलभराव की स्थिति होती है या मच्छर पनपने की स्थिति उम्मीद रहती है, वहाँ पे एंटी लार्वा केमिकल्स के माध्यम से उनको समाप्त करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। विकासनगर में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ संपत्तियों को कब्जा मुक्त करवाने के लिए धामी सरकार जल्द सख्त कदम उठाएगी। दरअसल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स निजी दौरे पर विकासनगर पहुंचे थे और इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर के गंभीर आरोप लगाए। शादाब शम्स ने कहा कि पिछले 70 से 75 वर्षों में वक्फ संपत्तियों की बंदरबांट होती रही है। जिन लोगों को इन संपत्तियों का लाभ मिलना चाहिए था वे उससे वंचित रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि मिलीभगत के चलते कई वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए गए हैं। उन्होंने अलल औलाद वक्फ संपत्ति के निजी हित में इस्तेमाल और खुर्द-बुर्द किए जाने का भी आरोप लगाया। अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद हम सब जानते हैं, उससे पहले मैंने खुद जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा था मैंने कहा वक्फ लूट के अड्डे बन चुके हैं। यहाँ के मुतवल्ली चोर, यहाँ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चोर, यहाँ के वक्फ बोर्ड के अधिकारी चोर, सब चोर और सब लूटने पे लगे हैं वक्फ बोर्ड को। क्या ये मुमकिन है जिस कौम के पास 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हो उनके बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा? क्या शर्म की बात नहीं थी? तो क्या कर रहा था वक्त? ये सदके ज़कात खैरात के पैसे को पॉलिटिकल शेल्टर में, और मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये जो अपने आप को मुसलमानों की हमदर्द पार्टियां बताते हैं, इनके राजनीतिक संरक्षण में वक्फ में लूट हुई है और वक्फ की संपत्ति वक्फ माफियाओं ने इनके वक्फ जो कार्यकर्ता थे, जो वोट बैंक इनको इकट्ठा करके देते, उन्होंने लूट की है। तो ये जो 65-70 सालों में वक्फ में लूट हुई। अगस्त क्रांति के अवसर पर चंपावत जिला पत्रकार संगठन की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान देश की आजादी के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चंपावत जिले के सेनानियों के परिजनों को सम्मानित करते हुए उन्हें याद किया गया। चंपावत जिला पत्रकार संगठन के जिलाध्यक्ष चंद्र बल्लभ ओली की अध्यक्षता व वरिष्ठ पत्रकार सतीश जोशी के संचालन में अगस्त क्रांति पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर की याद दिला दी। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों ने कहा, अगस्त क्रांति के अवसर पर प्रशासन के द्वारा सम्मान तो दूर, स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को याद करने की जरूरत तक नहीं समझी। 9 अगस्त क्रांति दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज के दिन 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के लिए हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बहुत अपने उस अंग्रेज़ों को हटाने के लिए महात्मा गांधी जी के आह्वान पर सारे देशवासी निकल पड़े थे। और आप जो अब ये
प्रशासन की जो आज उदासी जैसी स्थिति है, जबकि आज 9 अगस्त के दिन कितना बड़ा कार्यक्रम होता। अब मेरे यहाँ एक स्मारक बना हुआ था, उनने पकड़ के 3 साल पहले वो तोड़ दिया, जिसमें 7 सेनानियों की मूर्तियाँ लगी थी। क्या बताएं, बहुत दुखी हैं। अब न प्रशासन उसकी और कुछ ध्यान दे रहा है, न शासन कुछ और ध्यान दे रहा है। जिस पगडंडी पे हम चलते थे आज़ादी, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पिताजी दादाजी लोग जो अंग्रेजों के टाइम में जिस पगडंडी से वो चले थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के, आज वो पगडंडी जो की थी अंग्रेजी की बनी हुई है, उसमें कहीं से कहीं तक भी 1 इंच कुछ सुधार नहीं हो रहा है। लोग बहुत परेशान जैसे हो रहे हैं। काशीपुर में हल्द्वानी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई कथित घटना को लेकर के पुलिस पेंशनर्स कमेटी काशीपुर ने नाराजगी जताई। कमेटी की ओर से उप जिलाधिकारी काशीपुर को ज्ञापन सौंपकर घटना की निंदा की गई। ज्ञापन में कहा गया कि 8 अगस्त को हल्द्वानी स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई। आरोप है कि इस दौरान कार्यालय में अराजकता जैसा माहौल बना। अखबार एवं सोशल मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी सामने आई। पुलिस पेंशनर्स कमेटी काशीपुर ने कहा कि वह इस प्रकार के व्यवहार को स्वीकार नहीं करती और घटना की घोर निंदा करती है। हल्द्वानी नैनीताल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की और आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 8/8 को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के हल्द्वानी स्थित कार्यालय पर जाकर पुलिस और पुलिस कर्मचारियों द्वारा हत्या की गई है। पुलिस कर्मचारियों के साथ हत्या की गई है एवं अराजकता का माहौल बनाया गया है, जैसा कि अखबार एवं सोशल मीडिया द्वारा विदित हुआ है। ये कृत्य हम पुलिस पेंशनर को स्वीकार नहीं है। पुलिस पेंशनर कमेटी काशीपुर उनके द्वारा कृत्यों की घोर निंदा करती है। वक्त तो चलाए छुट से ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों युवा उद्यमिता और नवाचार से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं के सपनों को पंख लगाए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से उत्तराखंड छोटे उद्यमों का हब बनता जा रहा है। स्पंदन नाम की बेहद छोटे आकार की ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इसे देहरादून के स्टार्टअप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इस स्टार्टअप ने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड सरकार जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम एज अ सनफॉक्स रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप हैं काफी लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गो कार्ट्स के निर्माण में उत्तराखंड के स्टार्टअप फ्लक्स मोटर्स ने देश भर में पहचान बनाई है। ये स्टार्टअप 2021 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू करने का मेजर एक रीजन ये था कि यहाँ की पॉलिसी जिस तरीके से सपोर्ट करती है हम स्टार्टअप्स को, और जिस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है यहाँ पे स्टार्टअप को ग्रो करने में। आईटी, हेल्थ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप नवाचार, हुनर और उद्यमिता में उत्तराखंड की बढ़ती साख के प्रतीक बन रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिससे स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विस्तारित कर सकेंगे। स्टार्टअप के लगातार विस्तार से न सिर्फ युवाओं की नवाचारी सोच को नया आयाम मिल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्टार्टअप का हब बन रहा उत्तराखंड, उद्यमिता में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लोहाघाट के पाटी ब्लॉक की ग्राम पंचायत गागर के तोकसाला रजियूड़ा में आज भी सड़क सुविधा नहीं पहुंच सकी है। रविवार को इसका खामियाजा एक घायल ग्रामीण और उसके परिवार को भुगतना पड़ा। बैल के हमले में घायल हुए कैलाश भट्ट को इलाज के लिए डोली में बैठा करके करीब 4 घंटे तक पैदल रास्ते से मुख्य सड़क तक लाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि रोड बनने पर गांव से पलायन रुक जाएगा। जो लोग अपने बच्चों को गांव में छोड़कर दूसरे प्रदेशों में काम की तलाश में जा रहे हैं, वह भी गांव लौटकर खेतीबाड़ी कर अच्छी आजीविका अर्जित कर सकते हैं। उत्तराखंड के कालाडूंगी में राष्ट्र प्रेम और तिरंगे के सम्मान का संदेश देते हुए भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों में आयोजित यात्रा में बड़ी संख्या में युवा और आम लोगों ने हिस्सा लिया। रामलीला मैदान से शुरू हुई तिरंगा यात्रा कालाडूंगी मार्केट और विभिन्न गलियों से होते हुए वापस रामलीला मैदान पहुंची। हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए लोगों ने राष्ट्र प्रेम, एकता और युवा शक्ति का संदेश दिया। बीजेपी नेता मनोज पाठक ने भी यात्रा में शामिल होकर युवाओं का उत्साह बढ़ाया। कालाडूंगी की सड़कों पर लहराता तिरंगा देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। के भाव से लेकर के जिस तरह से आज कालाडूंगी का युवा, कालाडूंगी का जंजी सड़क पर उतरकर भारत माता की जय जयकार करते हुए और तिरंगे को श्रेष्ठ मानते हुए, ये जो तिरंगा हमारा है, इसका जो भगवा कलर है, वो जिस तरह से उत्साह, वीरता और राष्ट्र रक्षा के लिए हमको प्रेरित करता है, और जिस तरह से ये जो सफेद कलर है, वो सफेद कलर आपसी प्रेम, भाईचारा और सद्भाव और शांति का प्रतीक होते हुए हम सबको प्रेरित करता है। और जो हरा कलर है, ग्रीन कलर है, वो पूरे देश की खुशहाली को, यहाँ के ग्रीनरी को, यहाँ के पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए लगातार हमें प्रेरित करता है। तो हमारा ये जंजी आज निकला है, इस सब उद्देश्य के लेकर के राष्ट्र प्रथम के भाव को आगे बनाते हुए हम सब तिरंगे को ऊंचा करते हुए राष्ट्र प्रथम के भाव से जिएंगे। भाव को सर्वोपरि मानकर आज हम सभी युवा यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय मनोज पाठक जी के नेतृत्व में हम सब ये संदेश देना चाहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि हम सभी युवा जन जी बहुत जागरूक हैं अपने राष्ट्र प्रेम, भारत माता की भक्ति और तिरंगा की जय जयकार, जय घोष करने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। जन जी भी अपने कर्तव्य से सर्वोपरि मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम समर्थन करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और श्री मनोज पाठक जी का समर्थन करते हैं। उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी मनोज पाठक जी को भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम यूथ को साथ मिलकर नए डायरेक्शन की तरफ को ले जाना चाहते हैं। जैसा कि आपको पुराने टाइम में पता होगा, जंतर मंतर में बहुत स्थिति अनकंट्रोल जैसी हो गई थी, यूथ को मतलब बरगलाया गया था बहुत अन्य विषयों के द्वारा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम यूथ को जो है साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और वहीं देहरादून के सहसपुर में स्वयं सहायता समूह की महिला हर घर तिरंगा अभियान को नया रंग दे रही हैं। शंकरपुर की सिलाई यूनिट में सूती कपड़े से हाथों से तिरंगा तैयार किए जा रहे हैं। अब तक 5000 से ज्यादा तिरंगे बनाए जा चुके हैं। रीप और NRLM के संयोग से चल रही यूनिट में 15 से 20 महिलाएं काम करती हैं। तिरंगों की बढ़ती मांग से महिलाओं को घर के पास रोजगार, अतिरिक्त आय का जरिया भी मिला है। बीते गणतंत्र दिवस पर समूह ने तिरंगा निर्माण और बिक्री से करीब 1 लाख रुपए की बचत की थी। धन्यवाद करते हैं उत्तराखंड सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, धामी जी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने हम सब महिलाओं के बारे में ये सब अच्छे से इतनी योजनाएं चलाई हैं जिससे हम सब महिलाएं अपना रोजगार कर रही हैं और अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण कर रही है। हम यहाँ पे सिलाई का कार्य करते हैं और हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी पे हम झंडे बनवाते हैं यहाँ पे, और हर घर झंडे वाले दिवस पे भी घर घर झंडा फहराया जाता है। वो भी हमारे यहाँ से तैयार किया जाता है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है हमारे सिलाई यूनिट पे। तो हमें स्टेट से और अलग अलग विभागों से भी हमें ऑर्डर मिलते हैं झंडा बनाने के। रीप के सहयोग से जो ये बनाया जा रहा है तिरंगा अभियान में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये अप्रिशिएबल है और इसके माध्यम से न केवल महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है या उनके लिए रोज़गार सृजन या आय सृजन के अतिरिक्त राष्ट्रीय उत्सव में उनका प्रतिभाग भी सुनिश्चित हो रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।
है।